चलो प्यारे बच्चे, अभी हम देखते हैं भाग 2 में अनोखे राष्ट्रपति का जो बचा हुआ भाग है। तो आगे का पैराग्राफ देखिए, परिच्छेद देखिए। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे अंडरलाइन कीजिए सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। तभी उनसे ज्ञान हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं। 15-16 पौत्रियां का मतलब आपको पता है, नवासियां, बेटे की बेटियां, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। उन बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेंगी, वो कुछ पढ़ेंगे। पहले बड़ी फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रायः आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिनी का अर्थ है पत्नी, बीवी के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे मिला। महादेवी जी कहते हैं कि मुझे उनके माता पिताजी के साथ उनका सहवास मुझे मिल गया। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, वे साध्वी। इसको अंडरलाइन कीजिए, यह महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। उनके पत्नी के बारे में यहाँ बता दिया है। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। प्यारे बच्चे, ऐसे अगर सहनशील औरत और जिस पुरुष के तकदीर में आ जाएंगी, उसका तकदीर 100% खुल ही जाएगा। बराबर। देखिए, अपनी गाड़ी चलती है, उसको 2 यात्री मिल रहते हैं, तो एक भी खराब हो गया तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। वैसे संसार की गाड़ी के लिए 2 चक्र होते हैं, उसमें से एक भी कमज़ोर बन गया तो संसार की गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो इस प्रकार यहाँ भी बाबूजी की बीवी ने, सहधर्मिणी पत्नी, इन्होंने उनको साथ दे दिया है। आपको पता था कि 16-17 पौत्रियाँ उनके घर में थी, लड़कियाँ का घर में, बेटियाँ घर में थी, तो उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उनके बीवी पर आई थी। उन्होंने एक एक करके पढ़ाने के लिए साथ में ले गए। देखिए आगे, ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। बालिका वधू का अर्थ है छोटे आयु में शादी होना, छोटे आयु में शादी करना, उसे बालिका का मतलब है छोटा, कम एज में। वधू का मतलब है पत्नी के रूप में पदार्पण उन्होंने किया। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार घंटों सिर नीचे करके एक आसन बैठना पड़ता था। हमेशा सर नीचे झुकाकर काम में लगे रहते। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। यानी कम आयु में शादी होने के बाद एक पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और वह युवावस्था में ही उनके पीठ को बेंड आ गया, झुक गए बूढ़े के जैसे। क्यों? इतना सब पूरा काम करना, सभी का देखभाल करना, यह आसान बात नहीं है। और वो भी छोटी थी, ये सब जिम्मेदारियां निभाते वो थक गई थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान
बहुत सादगी और संयम से रहे। जब भी ये बेटियों के साथ रहेंगी तब भी वो सादगी से रहना। आजकल आप रह सकते क्या रे सादगी से? संयम से तो रह सकेंगे, लेकिन सादगी से रहना बहुत मुश्किल रहता था। लेकिन पहले ही बाबूजी ने उनको स्पष्ट बता दिया था कि लड़कियों के साथ सादगी से और संयम से रहना है। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। यानी कौन कौन से काम करते थे? आज प्यारे बच्चे आप देखो आप क्या काम करते हैं और पुराने जमाने के लोग कैसे काम करते थे, इसलिए वो कितने बड़े हो गए। जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी, उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। देखिए, और हम क्या करते हैं? माता पिता ने हमें काम बताए तो सीधे बोल देते, वो क्या मैं काम करूँ? ये मेरा काम है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो पढ़ाई करती हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, बराबर? नहीं, ये नहीं चलने वाला। समय का हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए। घर के कामों में लड़कियों ने या लड़कों ने भी हाथ बटाना चाहिए। माँ के साथ, पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना जरूरी है। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था, पूरा जेल में ही हो जाता था। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। जिसके पिताजी जेल में है, उनके किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी का भाई, बेटियां यहाँ आके विद्यापीठ में पढ़ने के लिए रहते थे। छात्रावास में आकर वह आगे की पढ़ाई जारी रखते थे। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। जैसे शिक्षण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लड़कियों को वहाँ से वह अलग अलग विद्यापीठों में प्रवेश देते थे। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोतियों के संबंध में चिंता हुई। बाबूजी का ज़्यादा ध्यान घर में नहीं लगता था, वह बाहर का देखते थे और उनकी बीवी अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार तो बहुत बड़ा था। लड़कियों की चिंता लेखिका को भी होने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब पोत्रियाँ बड़ी होने लगी थी। पढ़ाई का सवाल आ रहा था, लेकिन देखिए क्या हो गया। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए। तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठ है। अरे बच्चे, अपने पिताजी कितने कमाते हैं, हमारे घर में कितना पैसा आता है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। हम कितने मेहनत से पढ़ाई करते हैं, हम हमारा एम पूरा करते हैं। सादगी से जितना रहेंगे ना उतना दुख कम हो जाता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होना जरूरी है। आप ऐसे समझते होंगे कि बहुत महंगे कपड़े पहने, बहुत मेकअप कर दिया तो हम बड़े हो जाएंगे और 4-6 गाड़ियाँ हमारे घर के सामने खड़ी रहे तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जिसका ज्ञान बढ़ जाएगा वह ज्ञानी बनेगा और अपने आप से बाकी सब चीज़ें तुम्हारे साथ आ जाएंगी। आपको उन चीज़ों तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ों को तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कर दीजिए। ओके। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरे श्रीमान जी राष्ट्रपति बने हैं, इसका -1% भी उसका अहंकार नहीं था उनके दिल में।
जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बना दिया था और दिल्ली गई और अतः अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति परिवार और तथा परिजनों के साथ खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। देखिए, यहाँ से दिल्ली जाने के बाद वहाँ उन्होंने बता दिया कि ना यह राष्ट्रपति भवन मेरा है, ना ये मेरी दिल्ली है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ खाना बनाकर सबको खिलाऊंगी, सबकी सेवा करूंगी और मेरे यह बेटियों को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ रुकने वाली हूँ। मैं सिर्फ सेवा करने के लिए हूँ, यहाँ से कोई भी चीज़ मेरी नहीं है। और मेरे पोत्रियों के दिमाग में ऐसा गलत बातों की भरमार मत कीजिए किसी ने। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएंगी। कोई मेहमान आए, अतिथि आए, अतिथि का मतलब है मेहमान। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दे दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने एक दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया है। सूप लाने को कहा था। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटक पछोड़ने के लिए शीत के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता था। सिरकी नाम का जो सूप था वह उनको बहुत पसंद था और वह लाने के लिए कहा था। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य सब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। देखिए, हम बहुत दूर घर वालों से रहते हैं, जैसे एज लाइक मैं बता दें आपको, हॉस्टल में रहते हैं, कहाँ कोई फ्लैट लेकर बच्चे रहते हैं, किसी के घर से खाना आ गया तो कैसे सब मिलजुल कर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। एक देखने के लिए अनोखा जैसा प्रसंग रहता है। तेरे बच्चे वैसा ही यह लेखिका वहाँ जाने के समय ऐसा ही हो गया था। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे, उपवास रखते थे, हफ्ते में एक दिन। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची और योगायोग ऐसा हुआ कि जिस दिन उन लोगों का उपवास था उसी दिन मैं उनके घर में गई तो क्या हो गया देखिए। अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। आप सभी का दोनों का उपवास है तो मैं आज भोजन करने वाली नहीं है, मैं सिर्फ फलाहार करूंगी। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति के फल, मेवे, मिष्ठान्न आदि एकत्र कर लेते हैं। उपवास का मतलब है खाली पेट से रहना, अरे बच्चे। और उस दिन खाली पेट से रहने से हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर पर रहेगा और शरीर को एक हफ्ते में एक दिन आराम मिल जाएगा। तो आगे देखिए, उसी दिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मिष्ठान्न सूखा मेवा जैसा रहता है वो पूरा इकट्ठा करते हैं, दिन भर पेट भर खाते हैं। उसे उपवास कहा नहीं जाता, खाली पेट रहना उसे उपवास कहा जाता है। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। पारायण का मतलब यही है कि अपने जो ग्रंथ रहते हैं
जैसे कुरान शरीफ के जैसे यहाँ गीता के तरह जो ग्रंथ रहते हैं वह पढ़ने का रहता है और यह पारायण कर रहे थे, लेकिन खाली उबले हुए आलू उन्होंने खाए थे। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक। मैं भी वही आलू खा रही हूँ। उन्होंने देखा तो उनको खुशी हो गई, उनको ओठों पर हंसी आ गई। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देशरत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? अरे बच्चे, इतना साधारण एक इतने बड़े व्यक्ति का यहाँ हमें सवाल जवाब देखिए। अभी सवाल क्रमांक 1 यहाँ आकृति दी है। राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण आपको लिखने के हैं, जैसे सदर क्षमामयी है ना, सरल है, साध्वी है। ये जो मैंने अंडरलाइन करने बोले वही इधर लिखने हैं। राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन जो अंडरलाइन करने बोले हैं वही इसमें से 4 लिखने के हैं। राजेंद्र बाबूजी का जो पोशाक था, पहराव था, कपड़े थे, वस्त्र थे, वह इधर लिखने के हैं, क्या क्या पहने थे। और 4 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखना है। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, आप सुन के लिख के ले लीजिए आपके बुक में। बुद्धिमान, मान और बुद्धि। पारिवारिक, इक यह प्रत्यय लगा है और परिवार यह मूल शब्द है। रोमिल, इल, रोम। ममतालु, आलू और ममता। आगे देखिए 5 में उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिए। उपसर्ग शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द मैं बताती हूँ। देखिए, आवश्यक, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, आवश्यक, आवश्यकता। कर्म, सुकर्म, कर्म, कर्मठता। समय, सुसमय, असमय, समय पूर्व। 4 हृदय, सहृदय, हृदय, हृदयात। सफल, असफल, सफलता। चंचल, अति चंचल, अचंचलता। इस तरह से यह लिखना है। भाषा बिंदु में आपको संधि दी है, आपको लिखने की है। तो संधि का यहाँ मैं बताती, दु जमा लभ, दुर्लभ, विसर्ग संधि। महा जमा आत्मा, महात्मा, स्वर संधि। अन जमा आसक्त, अनासक्त, स्वर संधि। अंत चेतना, अंतर चेतना, विसर्ग, विसर्ग संधि। 5 समतोष, संतोष, व्यंजन संधि। सदा एवं प्लस एवं सदैव, यहाँ स्वर संधि है। 2 में देखिए, सज्जन, सत तो का पैर दुमड़ने का है, जमा जन, सज्जन, व्यंजन संधि है। नमस्ते, नमः जमा ईत, विसर्ग संधि। सु जमा आगत, स्वागत, स्वर संधि। दिक जमा दर्शक, व्यंजन संधि। यदि जमा आनी, स्वर संधि। दु जमा साहस, विसर्ग संधि। और नीचे आप एक मजमून दे दिया है, इस तरह से विच्छेद और छेद भी ऐसे करने के हैं। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यह निबंध आपको निबंध की नोटबुक में 82 में लिखना है। इस तरह से हमने पूरा यह पाठ पूरा किया है। अगला भाग आप यह सवाल जवाब लिखकर मुझे भेज दीजिए, सही समय पर आपको करना।